ओके, तो आज हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर बात करना शुरू करते हैं। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए थे उन लेक्चर्स में हमने थर्मल एक्सपांशन पे डिस्कशन किया। फिर फर्दर मोर हमने कैलोरीमेट्री पर भी अच्छा खासा डिस्कशन किया और ये देखा कि कैसे हीट का ट्रांसफर और टेम्परेचर से रिलेटेड कैलकुलेशन किए जाते हैं। कमिंग टू दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसे मैं कहता हूँ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट कैसे ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी मटेरियल में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है और हीट के ट्रांसफर होने के प्रोसेस में कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो बहुत ही सिंपल सा एस्पेक्ट है। हीट का ट्रांसफर किसी भी सिस्टम में उसी वक्त हो सकता है जब हम ये देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। दो पॉइंट्स हमारे पास हैं या दो बॉडीज हमारे पास हैं। अगर उन दोनों बॉडीज में, उन दोनों पॉइंट्स में, दोनों एंड्स में ऐसे समझ लीजिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो हीट हाइयर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड की तरफ नेट वैल्यू में ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी बात है कि ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब हीट ट्रांसफर करने के कितने तरीके हो सकते हैं? ओके, कितने मेथड्स या कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? So there are three ways in which the transfer of heat can take place. The first of it is called as conduction. Okay, एक एक करके हम इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला तरीका होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर पॉसिबली हम समझ सकते हैं वो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस में, मान लेते हैं एक सॉलिड बॉडी हमारे पास है, इस तरीके से एक रॉड है, इमेजिन करिए। ओके, और डेफिनेटली ये रॉड बहुत सारे छोटे छोटे एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस तरीके से मिलके बनी हुई है, तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इस रॉड का एक एंड हाइयर टेम्परेचर पर रखते हैं और दूसरा एंड जो है वो लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं। लाइक ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और दूसरे वाले एंड पे टेम्परेचर T2 है, कुछ इस तरीके से कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ऑब्वियस बात है हीट हाइयर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड की तरफ ट्रैवल करेगी। का ट्रांसफर होता कैसे है कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो क्या होगा? सबसे पहले ये जो यहाँ मटेरियल है या यहाँ हम कह सकते हैं इस जगह पर जो सॉलिड पार्ट है इसको हीट मिलेगी। एक सफिशिएंट लेवल तक वो इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे समझिए। फिर ये अपनी हीट को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल या नेबरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर को देगा। फिर इसके पास हीट जाएगी एक सफिशिएंट लेवल पर, फिर अगले पर, फिर अगले पर, और फिर अगले पर, और फिर अगले पर। तो इस तरीके से बारी बारी से ये हीट को आगे की तरफ भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें एक खास बात देखिए, यहाँ पर मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट बाय molecular एक्शन एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, ऐसे करते 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 फाइनली ये दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा लगातार बहुत देर तक होता रहा तो टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जर्वेबल बात यह है कि हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल खुद अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। ओके, पार्टिकल अपनी ही जगह पर है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, उसके पास हीट आ रही है, वो उसको आगे भेज रहा है। ठीक है, फर्दर अमाउंट ऑफ हीट आई, उसने उसको आगे भेजा। सो दिस वे हीट का जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को या उस तरीके को हम क्या कॉल करते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन। एक्चुअल मॉलिक्यूलर माइग्रेशन या पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होगा। याद रखिए, मॉलिक्यूल अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह हीट को नहीं लेके जाएगा। वो बस अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल को या बाजू वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर को या जो भी बाजू वाला पार्टिकल है, नेबरिंग पार्टिकल है, उसको हीट आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। ये बिल्कुल समझने का एक आसान सा तरीका ऐसा है कि आपने एक ह्यूमन चेन बना ली
आपके पास कोई चीज आती है, आप उसे लेते हो, आगे कैरी करते हो, फिर अगला बंच आप लेते हो, फिर आगे कैरी करते हो, फिर अगला बंच आप लेते हो, फिर आगे कैरी करते हो। लाइकवाइज हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते हैं। यहां पर एक्चुअल मॉलिक्यूलर या पार्टिकल लेवल पर कोई माइग्रेशन नहीं होता है, पार्टिकल खुद अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता है। ओके, कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले वाले मॉलिक्यूल को अपने अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी है तब तक वो आगे नहीं भेजेगा, तब तक वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर जब एक सफिशिएंट अमाउंट उसके अंदर चला गया तब वो आगे भेजना शुरू करेगा। यही रीजन है कि हम कोल्ड एंड पर रॉड को पकड़ सकते हैं और एक एंड हम गर्म कर रहे हैं, हॉट कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो भी हम कोल्ड एंड पर उसको थोड़ी देर तक पकड़ सकते हैं, जब तक हीट ट्रांसफर होकर दूसरे एंड तक ना आए तब तक हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। एक नेचुरल बात यह है कि कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है, मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो जो बहुत ही जनरल सा एस्पेक्ट है कि हीट का ट्रांसफर अगर कंडक्शन के तरीके से हो रहा होगा तो डेफिनेटली इस मटेरियल मीडियम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सॉलिड ही होगी। अब एक सेकंड तरीका भी है जिसमें हम हीट के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन के बाद जो दूसरा तरीका है जिसमें हम हीट के फ्लो को देख सकते हैं वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है ये जरा इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कुछ लिक्विड भर दिया, यू मे अज्यूम वाटर भर दिया या कोई भी लिक्विड हमने इसके अंदर फिल किया, ठीक है, तो हमने इसमें लिक्विड भर दिया। अब जारी बात है ये लिक्विड कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, सो लेट्स से कि ये ऐसे बहुत सारे जो डॉट्स मैं निकाल रहा हूँ ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, या कह सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, यू स्टार्टेड हीटिंग इट, आपने इसको हीट देना शुरू किया। तो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन कि ये जो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ हैं इनको सबसे पहले हीट मिलेगी। अब हीट के मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएंगे, ओके, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे आने का मौका देंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हीट रिसीव कर रहे हैं वो ऊपर जाएंगे और जो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ है वो नीचे आएंगे। तो ऐसे एक मॉलिक्यूलर माइग्रेशन के लेवल पर यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा। गेटिंग द पॉइंट? इसका बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पर पार्टिकल खुद या मॉलिक्यूल खुद अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने हीट को रिसीव किया, ये अपनी जगह से हट गया, फिर जो दूसरे कोल्ड लेवल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका टेम्परेचर कम है, या वो पोर्शन ऑफ द लिक्विड जिसका टेम्परेचर कम है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर वो हीट रिसीव करेगा और फिर वो ऊपर माइग्रेट करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर माइग्रेशंस लगातार होते रहेंगे और इस तरीके से हीट का ट्रांसफर पूरी थ्रू आउट द सिस्टम के अंदर हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में ऑब्जर्व किया जा सकता है? तो सिंपल बात है, जहां मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं लिक्विड्स में या गैसियस सिस्टम में। याद रखिए इसमें मीडियम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस तरीके से मूव करता जाता है, एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। कंपैरेटिवली कन्वेक्शन जो है ये कंडक्शन के हिसाब से फास्ट प्रोसेस है, तेजी से होगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर हीट का ट्रांसफर कराया जा सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में या किसी कंटेनर में हीट किए गए लिक्विड में या किसी कंटेनर में बंद कोई गैस है उसमें, ठीक है, पर्टिकुलरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन की तरीके से होता है, क्योंकि गैसियस एटमॉस्फेयर मतलब गैसियस सिस्टम में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन से होगा। तो ये बात समझ आ गई आपको छोटी सी? यस सर। अब आती है तीसरी नंबर की मेथड, थर्ड पॉसिबिलिटी जिसमें हम हीट के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है रेडिएशन। दिस इज द सुपर फास्ट मेथड, ये सबसे फास्ट तरीका है। कमाल की बात यह है कि रेडिएशन से हीट के ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायरमेंट, किसी भी मटेरियल मीडियम की हमको जरूरत नहीं है। तो रेडिएशंस में हीट जो है
वो वेव्स की फॉर्मेट में ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म में ट्रैवल करेंगी? वेव्स। और वो भी अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, हीट वेव के फॉर्म में एनर्जी अपनी जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करती है। ये जो सूरज से हमको हीट मिलती है सन की वजह से, इसका मेन प्राइमरी जो तरीका होता है ये रेडिएशन। फिर जब वो हीट रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वहां एटमॉस्फेयर में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किसकी वजह से होगा? कन्वेक्शन। समझ आई बात? एटमॉस्फेयर के अंदर हीट का जो माइग्रेशन, हीट का जो ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन होगा। लेकिन एटमॉस्फेयर तक पहुंची कैसे हीट? अब सन से हीट निकल रही है, तो वहां से यहां तक पहुंची कैसे? सोचिए, बीच में तो कुछ नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, ठीक है ना, तो एयर ना कुछ 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 कोई मीडियम नहीं, फिर भी हीट हम तक पहुंच गई। तो उसके पहुंचने का तरीका कैसा था? वेव्स। बट उस मेथड को, उस प्रोपोगेशन के तरीके को हम क्या कॉल करते हैं? रेडिएशन। एंड डू रिमेंबर, ये सबसे फास्ट तरीका है, ये क्विकेस्ट पॉसिबल वे है। और इन पर्टिकुलर कहा जाए तो रेडिएशन से अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से हीट ट्रैवल करती है। अब देखो, अक्सर हम लोग ऐसे भी देखते हैं, ठंडी का मौसम है, हमने आग कहीं जलाई और हम दूर बैठे आराम से उसका मजा ले रहे, तो हम तक वो हीट आई कैसे? ऑब्वियस बात है, एटमॉस्फेयर है तो थोड़ा बहुत कन्वेक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन सुपर फास्ट वो हीट हम तक पहुंचती है, तो वो पहुंचना कैसे हो रहा? रेडिएशन। तो हीट का सबसे स्पीडी जो तरीका है, सबसे क्विकेस्ट जो तरीका है ट्रांसफर होने का, वो रेडिएशन है, और वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, अब जहां तक इस चैप्टर का ताल्लुक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमें डिटेलिंग करनी है रिगार्डिंग कंडक्शन। तो कंडक्शन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है कि एक्चुअली कंडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और कैसे कैसे उनकी रेफरेंसेस हमें बनानी है और कौन कौन से पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व होती है। हावेवर मैंने यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का एक कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने रखा, तो आप इसे अपनी स्टडीज में इंक्लूड करिए, इसे पढ़िए, आपको फौरन समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। जो चीजें अननेसेसरी हैं, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें खास समझाने की जरूरत नहीं है, उस पर मैंने कोई बात नहीं की। ठीक है, तो कितने तरीके से हम हीट के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सकते हैं? 3। व्हाट आर द 3 मेथड्स? कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और फाइनली रेडिएशन। इसमें सबसे स्पीडी कौन सा है, सबसे फास्ट तरीका कौन सा है? रेडिएशन। रेडिएशन। कंडक्शन में क्या मॉलिक्यूलर माइग्रेशंस होंगे? नो नो, क्या मॉलिक्यूलर माइग्रेशन होंगे? मॉलिक्यूल अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं। लेके जाएगा? नहीं। तो कौन से मेथड में लेके जाएगा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में। ठीक है, कन्वेक्शन कौन से सब्सटेंसेस में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में? लिक्विड में। और कंडक्शन किस में हो सकता है? सॉलिड्स। सॉलिड। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लोग करते हैं, जैसे कि वेरिएबल और स्टेडी स्टेट। अब मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड को हमने क्या किया, एक एंड पर ज्यादा टेम्परेचर रखा है और दूसरे एंड पर कम टेम्परेचर रखा है। सो वी में जस्ट कॉल इट एज हॉट एंड एंड कोल्ड एंड। अब अगर आप ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे थर्मामीटर को प्लेस करते हो, तो आप डेफिनेटली ये देखोगे ना कि हॉट एंड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा है, और धीरे धीरे ये कम 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 होते होते कोल्ड एंड पर ये कम हो जाए। ये जो स्टेट है जिसमें हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं, इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल स्टेट। अभी टेम्परेचर अलग अलग है, हम अगर इसे इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, देन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हीट ट्रांसफर कंटिन्यू होती रहेगी, और हीट का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? नेट अमाउंट में, जब तक दोनों एंड्स का टेम्परेचर कैसा नहीं हो जाता? इक्वल। और जैसे ही दोनों एंड्स का हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी स्टेट में आ गया? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में आ गया। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन। आइए अब एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देखते हैं। आइसोथर्मल सरफेसेस, बड़ी काम की चीज है ये। आइसोथर्मल सरफेसेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक बॉडी है, किसी भी शेप या पैटर्न में हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 एग्जांपल दिए। ओके, ये एक क्यूबिकल अरेंजमेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये एक स्फेरिकल बता रहा हूँ और ये एक सिलेंड्रिकल बता रहा हूँ। ये जो पूरा क्यूब हमारे सामने पड़ा हुआ है,
या ये पूरा जो अरेंजमेंट हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसमें इस सरफेस पर टेम्परेचर सेम है। हो सकता है रेफरेंस के तौर पे मैं कहूं कि इस सरफेस पर टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, अगले सरफेस पर मैं देखता हूँ 60 डिग्री सेल्सियस है, नेक्स्ट सरफेस पर मैं देखता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस है, एंड फर्दर ऑन लास्ट वाले पे मैं देखता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस। पर जब तक मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो इस पूरे सरफेस के क्रॉस सेक्शन पर मुझे टेम्परेचर सेम मिलता है। तो ऐसे सरफेस को मैं क्या कॉल करूंगा? आइसोथर्मल आइसो। सरफेस। आइसो मतलब सिंगल, थर्मल जो बताता है टेम्परेचर को, और सरफेस का मतलब सरफेस। अब इसमें कमाल की बात देखिए कि हीट का ट्रांसफर हो कैसे रहा है। तो जो भी आइसोथर्मल सरफेस है, ठीक है, उसमें हीट का ट्रांसफर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इमेजिन करिए कि अगर मैंने एक ऐसा सरफेस बनाया जिसके बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि ये आइसोथर्मल सरफेस है, ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर ना बच्चों इसको परपेंडिकुलर होगा, ऐसे हीट ट्रांसफर करेगी। आई बात समझ में? यस सर। ये फंडामेंटल बात याद रखिए, हीट का ट्रांसफर हमेशा किसी भी आइसोथर्मल सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है। अब यहां मैंने एक और आइसोथर्मल सरफेस बता दिए, ये स्फेरिकल सरफेसेस है। यहाँ एक और टाइप के बताएं, ये पूरे सिलेंड्रिकल सरफेसेस हैं जो कि आइसोथर्मल लेवल पर कंसीडर किए गए हैं। मींस आई वांट टू से कि ये जो बाहर का सरफेस है, पूरा बाहर का, इसका टेम्परेचर सेम है, ये मिडल वाला इसका टेम्परेचर सेम है, ये अंदर वाला इसका टेम्परेचर सेम है। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे लिए बहुत बहुत काम का टर्म है, सारा खेल इसी मामले पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कुछ आइसोथर्मल सरफेसेस हैं। ओके, अब सरफेस अपने आप में तो आइसोथर्मल है, ठीक है, ये पूरा सरफेस अपने आप में आइसोथर्मल है। इस पूरे सरफेस का टेम्परेचर जितना भी हो पूरे सरफेस पर सेम है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर मैं एक और सरफेस सामने ले लेता हूं, ये भी अपने आप में आइसोथर्मल है, लेकिन इसका टेम्परेचर प्रीवियस सरफेस से तो अलग होगा ना। यस। हो सकता है आप ये कह सकते हो कि ये वाला टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये वाला 70 डिग्री सेल्सियस है और ये वाला 50 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों में कुछ गैप है। जस्ट इमेजिन करते हैं कि वो गैप जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। अब देखिए, किन्हीं दो आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिफाइन करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये होगा कि हम एक रेशियो ले लें इस चीज का, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज? डिस्टेंस। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर और करेक्टली कहा जाए तो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का हमें गिनना चाहिए। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्या कॉल करते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर? यस सर। ओके, और जितना ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो उसका मतलब यही होगा ना कि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि मैंने यहां क्या किया, दो ऐसे सरफेसेस बना लिए। अब मेरा मानना यह है कि इन दोनों सरफेसेस में जो गैप है ये 10 सेंटीमीटर का है। वन ऑफ देम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर ऑफ देम इज एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप मुझे बताइए टेम्परेचर ग्रेडियंट में कैसे लिखूं? तो मुझे लिखना चाहिए 100 माइनस डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और वो भी अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं तो 10 टू द पावर -2। सो दिस विल काउंट एज 20/10 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कट जाएगा, आंसर आएगा 200। अब जस्ट इमेजिन करिए कि ऐसे ही दो सरफेसेस हैं मेरे पास, बट इस बार मैंने इनका गैप कम कर दिया, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर, एंड लेट से दैट के टेम्परेचर अभी भी 100 और 80 डिग्री सेल्सियस है। अब इस सिचुएशन के लिए अगर मैं टेम्परेचर का ग्रेडियंट बताता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर, 5 into 10 to the power. so that become 20/5 into 10 to the power -2. This will become 400. 400। यस। टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? नोटिस करने वाली बात है, क्यों बढ़ा? डिस्टेंस कम Distance कम हुआ। अब एक लॉजिकल बात सोचो
जो हीट है वो तो ऐसे ट्रांसफर होगी ना, परपेंडिकुलर द सरफेस, है कि नहीं? यस हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि सिचुएशन 1 में मैं ज्यादा हीट के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर पाऊंगा या सिचुएशन 2 में? वन Situation 2 में सोचिए, 1 में या 2 में? टू में तो आंसर है 2 में। 2 में yes 2 बहुत में नजदीक नजदीक दो सरफेसेस रखे गए हैं जिनका टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली डबल देखा जाए तो 200 के मुकाबले में 400। तो यहां हम ऑब्जर्व करेंगे कि ज्यादा हीट या ज्यादा क्वांटिटी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंपैरेटिवली यहां। समझ आई बात? yes sir जब कभी हम हीट के ट्रांसफर को समझना चाहेंगे तब हमें ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही फाइन तरीके से, केयरफुल तरीके से अप्लाई करनी पड़ेगी। याद रखिए, हीट का ट्रांसफर ज्यादा क्वांटिटी में कब होगा? डिस्टेंस कम हो डिस्टेंस कम की बात नहीं है, जब क्या ज्यादा होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट दो सूरतों में ज्यादा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ही ज्यादा हो, 100 की बजाय मान लो यहाँ पे मैं 1000 मान लेता हूँ और ये 80 मान लेता हूँ, तो यहां ज्यादा ट्रांसफर होगा, ठीक है ना? हीट ट्रांसफर का जस्टिफिकेशन इस बात पे नहीं किया जाएगा कि डिस्टेंस कम है, या इस बात पे भी नहीं किया जाएगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है, बल्कि इस बात पे किया जाएगा कि कौन ज्यादा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का टेम्परेचर एंड डिफरेंस डिस्टेंस और साथ साथ डिस्टेंस। अब बताइए मुझे, अगर ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी है तो मुझे क्या ज्यादा मेंटेन करना है? टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट और मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट को ज्यादा कब मेंटेन कर पाऊंगा? जब मैं डिफरेंस ज्यादा डिस्टेंस को भी ज्यादा रखूं और साथ साथ डिस्टेंस कम को कम। कम बात समझ आई? ओके। यस सर now एक फंडामेंटल चीज मुझे बताइए कि अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहता हूं तो क्या बनाऊंगा मैं इसका यूनिट? आंसर सिंपल है, टेम्परेचर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, मतलब टेम्परेचर के लिए केल्विन, पर मीटर डिनोमिनेटर के पर हिसाब। मीटर सो इसका जो करस्पॉन्डिंग यूनिट बन सकता है वो बनेगा केल्विन पर मीटर। गेटिंग इट राइट? यस सर यस सर अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हमें ये समझना है कि किसी दो सब्सटेंस या किसी एक बॉडी के दो एंड्स के बीच में अगर कंडक्टिविटी हो रही है, सॉलिड्स के हिसाब से, कंडक्टिविटी मतलब सॉलिड्स, थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है और कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कौन से पैरामीटर पर हैं जिन पर ये अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करे? कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हम ये समझ पाए कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है? लेट्स इमेजिन एक सिंपल सा केस जिसमें मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके से, जिसके डिस्क्रिप्शंस हैं कि लेंथ एल है, ए एक एंड है और मान लेते हैं दूसरा एंड जो है डी है, टेम्परेचर θ1 और θ2 है, सच दैट हम ये कहेंगे कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और हीट अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है? सो सबसे पहली चीज जो हम क्लेम करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सोचिए तो, θ1 माइनस θ2 पर। क्या कहते हो? सबसे यस पहली सर चीज, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर आप एक्सपेक्ट करोगे। करेक्ट हुई बात? यस यस सर सर ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, Q विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस ये डिस्टेंस अगर कम है तो हीट जल्दी से फ्लो कर जाएगी, ज्यादा अमाउंट में हीट फ्लो कर जाएगी, ठीक है? और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हीट के फ्लो को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, आप ऐसे कह सकते हो, या उतनी ही लेस अमाउंट ऑफ हीट दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो पाएगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस तीसरी चीज, अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम टाइम Yes. ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा टाइम हम वहां देंगे उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। और अगर हम कम टाइम देने लग गए, भाई सिर्फ 10 मिनट में कितनी हीट ट्रांसफर होगी, सिर्फ 5 मिनट में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो वो तो कम होगा। बट इफ आई से 10 आवर्स और इफ आई से 5 आवर्स, तो इन सच केस ज्यादा टाइम देने पर हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ज्यादा हीट ट्रांसफर। ज्यादा ही टाइम और एक चीज आती है फोर्थ, द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? ये जो एरिया यहाँ बनता है, ठीक है, ये जिसे मैं शेड कर रहा हूं, जिसमें से हीट निकलेगी, ये काइंड ऑफ सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, करेक्ट है ना? Yes. Yes, sir. क्योंकि हीट यहां से ऐसे निकल रही है, फिर इसके अंदर से पास होगी। अब इमेजिन करिए कि अगर ये काफी एरिया जो है काफी बड़ा हो जाता है, जस्ट इमेजिन करिए, पानी के पाइप की तरह उसको इमेजिन करिए, तो अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं तो ज्यादा पानी जाएगा, करेक्ट? तो उसी तरीके से अगर मैं इस एरिया को बड़ा करता हूं तो उसमें से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो पाएगी। Yes. तो नेक्स्ट जो आर्टिकल इंक्लूड किया जाता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या आइसोथर्मल सरफेस का एरिया जिसमें से हीट को एक्चुअली ट्रांसफर करना है। अगर हम इन सभी बातों को जोड़ लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का एक रेफरेंस बना करके ऐसे लिख पाएंगे, एरिया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर Time. टाइम और ये फैक्टर आ गया एल। बेसिकली इस फैक्टर की तरफ अगर हम ध्यान दें एज अ रेशियो θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय एल, तो ये चीज है ना, टेम्परेचर का ग्रेडियंट, Temperature gradient. Yes, sir. मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया और टाइम। अब हम इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं, गौर से सोचिए, हमने फिजिकली सारे पैरामीटर्स तो लिख लिए कि भाई लेंथ कितना है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, एरिया कितना है ना? लेकिन हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज को मिस किया कि ये मटेरियल कौन सा है। इमेजिन करिए यहां पर मैं आयरन की रॉड रखने की बजाय अगर कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड रखता हूं और सेम टेम्परेचर दे दूं, सेम एरिया दे दूं, सेम टाइम दे दूं, सेम लेंथ दे दूं, फिर भी मैं ये देखूंगा कि दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी। Yes. तो उस मटेरियल को हम एज अ कांस्टेंट यहां इंट्रोड्यूस करेंगे और इस हमारी इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं कुछ ऐसे, के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ। अब यहां जो के फैक्टर आ गया, इस के फैक्टर को हम कॉल करते हैं कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल Thermal conductivity. ओके, इट्स अ कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन मटेरियल। याद रखिए ये क्या है, कांस्टेंट है और हमेशा ये गिवन मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? Yes. ओके। अगर हम किसी परफेक्ट कंडक्टर की बात करें, परफेक्ट कंडक्टर मतलब जिसमें से हीट का ट्रांसफर होना ही होना है, पूरी की पूरी हीट का ट्रांसफर उसमें होता है, तो ऐसे परफेक्ट कंडक्टर के लिए के वैल्यू होती है इनफाइनाइट। के वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। किसके लिए? Infinite. परफेक्ट कंडक्टर के। Perfect conductor. कॉन्ट्ररी अगर हम इंसुलेटर इस्तेमाल करें, यहाँ इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? जिसमें से Heat हीट का pass नहीं ट्रांसफर होती. नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसी ही टर्मिनोलॉजी है जैसे हम करंट के लिए कहते हैं इंसुलेटर, यानी जिसमें से करंट नहीं जा Yes, सकता। sir. वैसे यहाँ पर हम कहेंगे इसमें से हीट नहीं जा सकती, उस मटेरियल के लिए के वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं 0। Zero. बाकी मटेरियल के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये भी जो हम बोल रहे हैं परफेक्ट कंडक्टर और ये भी जो हम बोल रहे हैं परफेक्ट इंसुलेटर, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दुनिया में परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, या ऐसे भी कह लें कि दुनिया में एकदम परफेक्ट इंसुलेटर भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी हीट जाएगी ही जाएगी। Yes. ठीक, ओके। और के बारे में अगर हम कुछ बातें बताएं, जैसे कि भाई इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, तो वी हैव सम यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन्वॉल्विंग हियर। हम इसके यूनिट और डायमेंशन को कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, here I have just defined it in terms of calories, centimeters, second, degree Celsius, kilocalories, meter, second, Kelvin, ठीक है, and watt per meter Kelvin in SI units. We just need to modify this particular equation. K के लिए अगर मुझे equation बनानी है तो I can make this equation look like this: Q L divided by ये area, temperature difference θ1 minus θ2 और ये time. अब जरा सोचिए, Q के लिए मैं यूनिट मेंशन करूंगा कैलोरीज, करेक्ट जा रहा है? Yes, अगर sir. मैं सीजीएस में काम, लेंथ यानी कि डिस्टेंस के लिए मैं Meter. करूंगा सेंटीमीटर, एरिया के लिए मैं मेंशन करूंगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में मेजर करूंगा डिग्री सेल्सियस Celsius. और टाइम में मेजर करूंगा सेकंड्स में। तो यहाँ सेकंड की एक पावर कट जाती है, तो इस यूनिट को अगर मैं रीराइट करूं तो ये हो गया कैलोरीज पर Per degree per second. सेल्सियस सेकंड। तो यही यूनिट मैंने यहाँ मेंशन किया। समझ आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. So as we can mention the dimensions m1, l1, t minus 3 and this theta is nothing but temperature, ठीक है, टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ डायमेंशन लिखते वक्त
याद रखिए ये जो कैलोरीज यहाँ पे आ रही है ना, इन कैलोरीज को हमें डायमेंशन ऑफ क्या लगाना है, एनर्जी। तो हम इसका करस्पॉन्डिंग डायमेंशन भी बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि भाई के का डायमेंशन क्या होता है। के का डायमेंशन है 1L1T-3 एंड थीटा रेज टू -1। थीटा इज टेम्परेचर। याद रख पाएंगे इस बात को? Yes, sir. Okay. Now here we have another very interesting term called as thermal current. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है ये। क्या कहेंगे हम इसको? थर्मल करंट। थर्मल करंट अपनी मॉड्यूल में मैंने ये डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं लिखी है, लेकिन यहां मैं ऐड कर देता हूं। थर्मल करंट, देखिए थर्मल करंट को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को ट्रीट करते हो। इलेक्ट्रिक करंट में जैसे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वैसे थर्मल करंट को आप ऐसे बोलो, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे आप इसको? Heat flowing per unit time. फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब बेसिकली आपको निकालना है Q/T। Q इज हीट एंड T इज टाइम। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इस सिचुएशन को मॉडिफाई करें, Q/T एंड यू आर डन। तो बताइए थर्मल करंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनता हुआ नजर आया? K θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय लेंथ L। दैट्स इट। अब सोचिए तो थर्मल करंट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि मटेरियल पर, Area. एरिया ऑफ दैट Area. मटेरियल जिसके अंदर से हमको हीट को फ्लो कराना है। ठीक है, आज Difference थर्मल in सरफेस का एरिया तुम कह सकते हो उसको, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कह सकते हो। ठीक है, हॉट एंड और कोल्ड एंड में जो भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, और फाइनली हॉट एंड और कोल्ड एंड के बीच में सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। याद रखिए सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमको, ये L। तो θ1 - θ2 will suggest difference of temperature and L will suggest the straight perpendicular distance between the hot end and the cold end between which the heat transfer is going to take place. बात समझ आ गई? Yes, sir. अब थर्मल करंट के साथ साथ ना यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म डिफाइन होता है। उस टर्म का नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। बड़े काम की चीजें हैं ये, बहुत क्वेश्चन बने हैं इस पे। हम अगले क्लास में इन पर न्यूमेरिकल करेंगे, आज मैं बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे करके इस बात को यहाँ खत्म करने वाला। अब थर्मल रेजिस्टेंस को चलिए मोटा मोटा हिसाब किताब इसको R ही बोल देते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे आएगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना था और थर्मल करंट कितना है, बिल्कुल वैसे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है और करंट कितना है। याद आया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही लिखते हैं, V/I। V/I. Yes. V का मतलब क्या माना जाता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। Difference. तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। I का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या माना जाता है? करंट। Current. तो यहाँ करंट कौन है? Q/T मतलब कौन? थर्मल करंट। Thermal current. अब इस फॉर्मूले को जरा मॉडिफाई कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम देखेंगे θ1 - θ2 न्यूमरेटर जैसा है वैसे आया। Q/T हमने यहाँ पूरा पूरा ये रिलेशन बना रखा है। तो वी हैव KA θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई L, और वो डिवाइडेड बाई L फैक्टर जाएगा ऊपर। अब जरा सोचिए ये θ1 - θ2 फैक्टर और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कैंसल आउट हो गया। यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? L/K. L/KA। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस कौन से पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? Area, length. लेंथ। लेंथ का मतलब ये है कि जिन दो सरफेसेस के बीच में हीट के ट्रांसफर को हम गिन रहे हैं उसका सीधा डिस्टेंस लेंथ होगी। एरिया मतलब जिन दो सरफेसेस के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है उनका रिस्पेक्टिव एरिया कितना है। ठीक है, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि K यानी कि मटेरियल कौन सा है। मतलब रेजिस्टेंस की पूरी कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या उस पर्टिकुलर मटेरियल पर ही डिपेंड कर रही है और उसके फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो या कम हो, इससे रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। नहीं होगा। मतलब रेजिस्टेंस डिफाइन किससे होगा? मटेरियल और डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब लेंथ और एरिया। बात समझे? Yes. फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस पे रेजिस्टेंस डिपेंड
नहीं नहीं करता है। मान लो मेरे पास एक रॉड है, मैं उसको 100 और 20 के डिफरेंस पे रखूं या 1000 और 100 के डिफरेंस पे रखूं, इससे रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं नहीं होता। पड़ेगा। टेम्परेचर का कितना भी डिफरेंस में रखूं, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में होती है। करंट ये इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है। रेजिस्टेंस कितना होगा वो मटेरियल तय करेगा, वोल्टेज थोड़ी तय करता है ना। मटेरियल का कांस्टेंट है ना रेजिस्टेंस। तो बात आई समझ में? यस सर। तो यहां पर भी हम ये क्लेम करेंगे कि किसी भी मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इस बात पर कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या उस पर्टिकुलर मटेरियल की फिजिकल डायमेंशंस कैसी हैं और उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना है। हम यहाँ इसका डायमेंशन या हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे देखिए, अगर मैं इसके यूनिट मॉडिफाई करने लग जाऊं तो आर के लिए यूनिट के पैटर्न में मैं ऐसे लिखूंगा। लेंथ के लिए तो मैं मेंशन कर रहा हूं सेंटीमीटर, डिवाइड में नीचे के लिए यूनिट है मेरे पास कैलोरीज, पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस, सेकंड। देखिए ये चीज के का यूनिट मैंने ऐसे लिखा कैलोरीज, पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ऊपर चला गया, सेल्सियस ऊपर चला गया, सेकंड ऊपर चला गया। और नीचे कौन बचा? एरिया। एरिया के लिए वापस से मुझे क्या लिखना है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर तो पता चला सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। और फाइनली आर के लिए मुझे एक यूनिट मिल रहा है, एंड दैट यूनिट आई कैन नाउ राइट इट एज डिग्री सेल्सियस सेकेंड। पर कैलोरी। ये इसका यूनिट बनता है। ठीक है, यहाँ ओम मत बोल देना, नहीं तो बोलोगे आप रेजिस्टेंस है तो सर ओम ओम यूनिट बन गया। ऐसे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हम इसके यूनिट्स इस तरीके से लिख सकते हैं। आई हैव आल्सो मेंशन्ड द डायमेंशन फॉर इट। तो आप इसके डायमेंशन थोड़ा सा याद कर लें। ये इसके पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं। ये सीजीएस वाला यूनिट चलेगा, और अगर मैं किलो कैलोरीज और केल्विन्स में बात करने लग जाऊं तो वो एमकेएस में आएगा। और फाइनली डायमेंशन आ जाएगा m-1, l-2, t3 एंड थीटा 1 +1 like that. So this is a very brief introduction about how exactly the heat is going to transfer. आइए हम एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। कितने तरीके से हम हीट के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सकते हैं? 3 What are the 3 methods? conduction, convection, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड्स, सॉलिड्स में। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस, liquid, गैसेस में होगा। रेडिएशन वेव्स। स्पेस की wave के जरूरत form में। नहीं है। रेडिएशन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। लिक्विड में हो सकता है, गैसियस में हो सकता है, सॉलिड्स में हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई मटेरियल नहीं है तो उसमें भी रेडिएशंस की प्रोपोगेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। मॉलिक्यूलर माइग्रेशंस किस में होंगे? कन्वेक्शन, convection, शाबाश। और मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स रहते हुए हीट के ट्रांसफर अगर होते जा रहे हैं तो कंडक्शन। conduction, इन तीनों में सबसे फास्ट कौन सा है? रेडिएशन। radiation, टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब होगा? चेंज इन डिफरेंस अपॉन लेंथ। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। distance, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखिए। मैंने परपेंडिकुलर लिखा नहीं, लेकिन हमें हमेशा गिनना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। आइसोथर्मल सरफेस पर हीट कैसे ट्रांसफर होती है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। perpendicular, जैसे ऐसा आइसोथर्मल मतलब पूरे सरफेस का टेम्परेचर सेम, उस पर हीट का ट्रांसफर परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है। लेटर ऑन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालते वक्त हमने ये सारी बातें यहाँ लिखी, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हमें एट द एंड याद रखनी है। थर्मल करंट कैसे लिखा जाता है Q/T, और थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में देखेंगे। यस सर।